लाहौर में जो स्टूडेंट्स की गैंग वॉर चली उसमें दो किरदार हमारे सामने आते हैं। एक अरशद अमीन चौधरी और एक है आबिद चौधरी। कुछ दोस्त पहले हुआ करते थे, बाद में फिर उनकी आपस में मुखालफत हो गई, उन्होंने अलहदा ग्रुप बना लिए, तो एक गैंग वॉर का सिलसिला उनका शुरू हो जाता है। अब आबिद चौधरी या अरशद अमीन चौधरी के दौर में एमईओ कॉलेज लें या दयाल सिंह कॉलेज, जो मुखालिफ होते थे क्या उनको पकड़ के अगवा करके कॉलेज के अंदर रखते थे ये लोग। हॉस्टल पे इनका कब्जा होता था, इश्तिहारी हुआ करते थे, बदमाश हुआ करते थे, वो भी वहाँ पर आकर पनाह लिया करते थे। उनको भेज के किसी को थ्रेड भी करवाना, किसी को मार कुटाई करवा ली, किसी को फायरिंग करवा दी, ये एक रूटीन के मामला हुआ करते थे। ख्वाजा साद रफ़ीक उन्होंने एक ग्रुप बनाया, तो उस ग्रुप में ये आबिद चौधरी जो था ये शामिल हो गया, तो अरशद अमीन के सामने भी ये खड़ा हो गया। इनको आबिद चौधरी वगैरह को इतला मिलती है कि ये अरशद अमीन चौधरी वगैरह जो है ये सारे उधर दयाल सिंह कॉलेज के हॉस्टल में मौजूद हैं। तो इनको मौका मिलता है, तो रात के टाइम ये वहाँ पर जाते हैं और हॉस्टल पे हमला कर देते हैं उसको मारने के लिए, अरशद अमीन चौधरी को। अब अरशद अमीन चौधरी एक बड़ा शातिर, बड़ा चालाक किस्म का इंसान था। वो कह लो कि अपने साय से भी डरा करता था, वो अपने साय पर भी एतबार नहीं किया करता था। अरशद अमीन चौधरी ने प्लान किया, दयाल सिंह कॉलेज में बैठ के प्लान हुआ सारा आबिद चौधरी के मर्डर का। अब ये आबिद चौधरी का मर्डर प्लान करने वाला अरशद अमीन चौधरी, क्या उसे सजाए मौत सुनाई गई? आतिफ चौधरी का क्या रिएक्शन है, उसने माफ कर दिया? आतिफ चौधरी ने बड़ी कोशिश की, कई जगहों पर जो थी वो रेडियां तक, चने वालों की रेडियां तक लगाई हैं उसने कि मैं किसी ना किसी तरीके से भेस बदल के मैं अरशद अमीन चौधरी पर अटैक करूं। दोस्तों, एमएसएफ का नाम आपने सुना होगा। एमएसएफ वो जिसके लड़कों ने लाहौर पे एक वक्त पे राज किया, लाहौर में बदमाशी की और कई लोगों पर जुल्म भी किया। अब जो एमएसएफ थी उसके दो किरदार थे, एक अरशद अमीन चौधरी और एक आबिद चौधरी। अरशद अमीन चौधरी की कहानी हम अपने पिछले पॉडकास्ट में आपको बता चुके हैं। आज के पॉडकास्ट में आप जानेंगे आबिद चौधरी की असल कहानी। अरशद अमीन चौधरी और आबिद चौधरी दोनों जिगरी यार थे, लेकिन कैसे ये अलग हो गए। अरशद अमीन चौधरी और आबिद चौधरी में गैंग वॉर कैसे स्टार्ट हुई और आबिद चौधरी इस गैंग वॉर की जद में आकर कैसे कत्ल हो गया, ये तमाम हकाइक जानिए आज के इस पॉडकास्ट में आमिर मिर्ज़ा साहब से। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिर्ज़ा साहब, लाहौर में जो स्टूडेंट्स की गैंग वॉर चली उसमें दो किरदार हमारे सामने आते हैं। एक अरशद अमीन चौधरी और एक है आबिद चौधरी। अब अरशद अमीन चौधरी की हिस्ट्री जो है वो हम अपनी ऑडियंस को बता चुके हैं कि वो कैसे लाहौर में आया, लाहौर में उसने क्या कुछ किया और कैसे वो कत्ल हुआ। अगर आज के पॉडकास्ट में हम बात करें आबिद चौधरी की, आबिद चौधरी कौन था, एमएसएफ में ये कैसे आया और इसने क्या कुछ किया लाहौर में? आपने इंडियन फिल्में काफ़ी देखी होंगी। इंडियन फिल्मों में आपने देखा कि कॉलेजेस में जो अपना कुछ दोस्त पहले हुआ करते थे, बाद में फिर उनकी आपस में मुखालफत हो गई, उन्होंने अलहदा ग्रुप बना लिए, तो एक गैंग वॉर का सिलसिला उनका शुरू हो जाता है उन फिल्मों के मुताबिक। तो ये जो दो किरदार आप डिस्कस कर रहे हैं ना, अरशद अमीन चौधरी और आबिद चौधरी, ये भी एक एमएसएफ अपना तंजीम, स्टूडेंट तंजीम थी ये, उसके दोनों लीडर थे। लीडर असल में था अरशद अमीन चौधरी, मिनोपली उसकी थी, वो चेयरमैन था एमएसएफ का। पहले वो सदर बना था, फिर उसके बाद उसने ये एक ओहदा क्रिएट किया चेयरमैन का, और उसने अपने आप को चेयरमैन बना लिया। और बाकी जितने भी कॉलेजेस थे ना इर्द गिर्द के, रेलवे स्टेशन चले जाएं आप, शादरा चले जाएं, ये एमए कॉलेज आ गया, दयाल इकबाल सिंह। टाउन में हो गया, दयाल सिंह कॉलेज हो गया। दयाल सिंह कॉलेज में तो अरशद अमीन ने अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ था, हॉस्टल पे उसका मुकम्मल कंट्रोल था, और वहाँ पर इसने अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ था, वहाँ बैठ के ये सारा ऑपरेट किया करता था वहाँ से। इसके दौर में एमएसएफ का काम क्या था, सिर्फ बदमाशी होती थी? बदमाशी असल में स्टूडेंट्स लाइफ जो थी ना 80s में, और आप 90s में आ जाए ना, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स का काम यही होता था इन तंजीमों का कि बदमाशी। अब इसमें उस दौर में जमात इस्लामी भी हुआ करती थी, फिर एक ब्लैक ईगल्स थी, वो भी अपना बड़ा उसका नाम हुआ है, ये एमएसएफ होती थी, फिर अपना एटीआई होती थी एक, मतलब कि मुख्तलिफ तंजीमें जितनी भी थी ना, ये पीएसएफ भी बनी उस दौर में। तो इनका काम सबका बदमाशी ही हुआ करता था, असल इनका मेन मकसद बदमाशी होती थी। अब स्टूडेंट पावर उस दौर में ऐसी होती थी कि जो हमारे मुल्क की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के लोग जो थे ना, पॉलिटिशियंस जो थे, वो सब इनको इस्तेमाल किया करते थे अपने अपने मकासद के लिए। कह लें कि एक मैन पावर के तौर पे भी इनको अपने साथ मिला के रखा करते थे। आबिद चौधरी होता था एमए कॉलेज में,
और ये अरशद बिन चौधरी होता था इधर दयाल सिंह कॉलेज में। अब आबिद चौधरी का बताऊं, इसका लाहौर का इलाका है, एक बड़ा मशहूर मजंग का इलाका है, चाप पिछवाड़े का इलाका, वहाँ का ये रिहायशी था। ये गालबन कोई 3 भाई थे और वालिद साहब इसके गालबन नज़ीर चौधरी नाम था उनका। वो कहते हैं कि शायद कोई पीपल्स पार्टी के काउंसलर भी रह चुके हुए हैं और किसी सरकारी इदारे से रिटायर्ड थे वो। एक भाई इसका बैंक में होता था, आज़म गालबन नाम था, और एक और भाई था वो कोई सरकारी मुलाजिम है, वो किसी महकमा एजुकेशन में ही मुलाजिम है वो। तो वो गालबन शायद आजकल मेरा ख्याल है कि शायद दयाल सिंह कॉलेज में ही वो लास्ट टाइम जो था उसकी वहाँ पर जॉब थी इसके भाई की। तो ये एमए कॉलेज में कोई आते हैं 86 के बाद, वहाँ पर ये दाखिला लेते हैं और वहाँ पर आकर इसने पढ़ाई शुरू करता है। अब जब वहाँ पर आता है तो उस टाइम एमएसएफ का बड़ा ज़ोर था, बड़ा नाम था उस वक्त। तो ये उसमें एमएसएफ में शमूलियत इख्तियार कर लेता है और मतलब कि थोड़े ही अरसे में बड़ी कुर्बत हासिल कर लेता है ये अरशद अमीन चौधरी की। इनका बड़ा अच्छा रिलेशन होता है, आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात होते हैं। अच्छा, उस दौर में ना इनकी जो स्टूडेंट्स थे ना, इनकी कमाई का जो ज़रिया होता था ना, अब ये जो मेन मेन लोग होते थे ना, इन्होंने लड़कों की फ़ौज तो एक अच्छी खासी रखी होती थी। उनको भेज के किसी को थ्रेड भी करवाना, किसी को मार कुटाई करवा ली, किसी को फायरिंग करवा दी, ये एक रूटीन के मामलात हुआ करते थे। तो उस दौर में जो कमाई का ज़रिया होता था ना, मेन ज़रिया होता था कि जो ट्रांसपोर्ट चला करती थी ना उस दौर में, वहाँ से ये अड्डा लिया करते थे। और ख़ासकर यतीम खाना चौक में कोई एक गालबन शालीमार के नाम से और एक कोई मॉडर्न के नाम से कोई वैगन का अड्डा था, बस अड्डा था, वहाँ से कोई उकाड़े साहिवाल की जो चलती थी, वहाँ से भी ये बाकायदा मंथली लिया करते थे। और उस टाइम पे पुलिस या इंतज़ामिया वो कुछ नहीं करती थी? पुलिस इंतज़ामिया क्या कर रहे हैं उस टाइम? अगर तो पुलिस के पास कोई कंप्लेन जाती तो फिर वो कुछ करते थे ना। और ये तंजीमें जो थी ना स्टूडेंट्स, ये ताकतवर काफ़ी हुआ करती थी। पॉलिटिशियंस की इनके पीछे हाथ हुआ करते थे, सिफारशी वो हुआ करते थे इनके। तो पुलिस ने क्या करना, अब जिन लोगों ने कारोबार करना है उनकी ट्रांसपोर्ट सड़कों पे रहनी है। ठीक है, अब उनको ये भी डर खौफ होता था कि हमने कारोबार तो यही करना है, अगर हम इनसे उलझेंगे, इनको पैसे देने से इनकार करेंगे, तो रोड पे चलते हुए कहीं भी 2 4 5 10 लड़के रोकते हैं, या रोक के शीशे तोड़ दिए, तोड़ फोड़ की, ड्राइवर को मारा पीटा, ये रूटीन के मामला होते थे। जो इनके साथ मामला सेट नहीं करता था ना, उनकी ट्रांसपोर्ट के साथ सड़कों पर ये सलूक किया जाता था उस दौर में। तो ये पैसे वहाँ से इस तरह से इकट्ठे किया करते थे। और और उस कितने दौर में लेते थे उस टाइम पे? यार, उस दौर में तो मतलब कि अगर ये जो ट्रांसपोर्ट लोकल चलती थी ना, जो जिनके रूट होते थे, जो कॉलेजेस के आगे से गुजर के जाती थी, उनसे उन्होंने कोई मरखल फ़ी वैगन उस टाइम में 100-50 रुपये इस तरह से पैसे लिया करते थे। लेकिन रात को वो अच्छे खासे पैसे इकट्ठे हो जाते थे उस दौर के हिसाब से। तो अगर रात को आपको 2 4 5 10 हज़ार भी आपका इकट्ठा हो रहा है तो उस दौर में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी ये। तो लड़के जो होते थे उनको 2-2 4-400 500-500 दे के उन्होंने लो जी मौज मस्ती करो, और इतने पैसों में बड़ी मौज मस्ती हो जाया करती थी उस दौर में। फिर उसके अलावा जो एक और कमाई का ज़रिया होता था ना, इम्तिहानी सेंटर्स हुआ करते थे। वो इम्तिहानी सेंटर्स में अब जो लड़के तो होते थे वो पेपर देने होते थे, वो उनसे पैसे अच्छे खासे लेकर उनको वहाँ पर उन्होंने पेपर करवाने, उनकी जगह पर किसी दूसरे लड़के को बिठा देना, उसने पेपर दे लेने, किसी लायक शायक बंदा पकड़ के उसकी जगह पे बिठा देना, उसने पेपर देने। या अगर कोई इतने मतलब इसके ना रेट तय हुआ करते थे। अगर किसी ने इम्तिहानी सेंटर में नकल करके पास होना है तो उसका रेट अलहदा होता था, अगर किसी ने अपनी जगह कोई और स्टूडेंट बिठाना है तो वो उसका अलहदा रेट होता था। और ये जो लोग थे ना जिनका इम्तिहानी सेंटर्स पर कब्जा होता था, या कह लें कि जो इम्तिहानी सेंटर्स खरीदा करते थे, उनके पास ये पढ़े लिखे लड़के भी होते थे। उनके पास एक पढ़े लिखे लड़कों की भी फहरिस्त होती थी, वो जो उनको मामूली सी उनको उजरत दिया करते थे उस पर, और वो दूसरे लड़कों की जगह बैठ के इम्तिहान दिया करते थे। तो ये बाकायदा एक चेन हुआ करती थी, और कह लें कि बड़ा एक मुनज़्ज़म कारोबार उस दौर में ना ये स्टूडेंट तंजीमें जो हैं ये किया करती थी उस दौर में। अब ये जो आबिद चौधरी या अरशद अमीन चौधरी ये खुद पढ़ते थे या सिर्फ ये बदमाशी और इन कामों में होते थे? यार, इन लोगों ने पढ़ना क्या, मुझे बताया ना कि एक स्टूडेंट जो किसी कॉलेज में उस दौर में जाता था ना, तो अगर तो वहाँ पर एमए की क्लासेस नहीं है ना, तो उसका वहाँ पे टेन्योर 4 साल का ही होता था। मैट्रिक से बीए तक 4 साल बनते हैं ना, 4 साल बाद उसने वहाँ से निकलना है। अब ये जो किरदार हम डिस्कस करते हैं ना, आज भी जो डिस्कस हो रहे हैं, ये 10-10 साल 15-15 साल उन्हीं कॉलेजेस में ही मौजूद रहे हैं।
ठीक है, इनकी वहाँ पर पढ़ाइयाँ भी कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन सिर्फ़ एक वो जो तंज़ीम है, उसके नाम पर इन्होंने वहाँ पर कब्ज़ा किया हुआ था। पीछे इनकी सपोर्ट जो होती थी, बड़ी तगड़ी होती थी। वो प्रिंसिपल या टीचर जो होते थे, या कॉलेज की इंतज़ामिया जो होती थी, वो उनकी जुर्रत नहीं होती थी कि इनको पूछे आके कि अब तुम यहाँ किस कैपेसिटी में बैठे हुए हो, तुम्हारा कंप्लीट हो चुका हुआ है सेशन जो है, अब ये इस हॉस्टल पे किस लिए कब्ज़ा किया हुआ है, कॉलेज में तुम किस तरह हुकूमत चला रहे हो, यहाँ पर किस तरह लड़कों को तुम जो है अपने ज़ेर साया लेकर चल रहे हो, उनसे बदमाशियाँ करवा रहे हो, किसी की जुर्रत नहीं होती थी। अच्छा, उस टाइम पे जैसे एमईओ कॉलेज की बात करते हैं, ये एमईओ कॉलेज के अंदर बैठते थे, हॉस्टल में बैठते थे? क्योंकि 2015 से 2019 तक मैंने भी एमईओ कॉलेज से पढ़ा है, तो मैंने तो तमाम मामलात देखे हैं, लेकिन उस टाइम पे कोई बदमाशी कुछ नहीं था। जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, तब क्या स्ट्रक्चर था, क्या हालात? स्ट्रक्चर ये होता था कि हॉस्टल पे इनका कब्जा होता था। हॉस्टल में इन्होंने 2-4 कमरे जो थे वो अपने कैप्चर किए होते थे। वहाँ पर ये रहा करते थे। इनके बाहर के दोस्त प्राइवेट जो थे, इश्तिहारी हुआ करते थे, बदमाश हुआ करते थे, वो भी वहाँ पर आकर पनाह लिया करते थे, वहाँ पर रहते थे आके। और इनके कहने पे वो बाहर जो थे वो अपनी कार्रवाइयाँ भी किया करते थे, ये लोग उनको इस्तेमाल भी करते थे। फिर उसके अलावा अंदर कॉलेज के अंदर आ जाएँ, कॉलेज की प्रीमिसेस में आ जाएँ, वहाँ पर इनका एक यूनियन ऑफिस भी बना होता था। वहाँ पर बैठ के ये अपना कॉलेज के जो मामला थे वो सारे देखा करते थे। अब उसमें ये होता था कि ये जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हुआ करते थे ना, उनको यूनियन ऑफिस बुलवाते थे। किसी का कोई मसला है, किसी की क्लास का मसला है, किसी के सेक्शन का मसला है, किसी के कोई कह लें कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के जो एग्ज़ाम है उसमें किसी के मतलब अच्छे नहीं हुए, उसमें पासिंग मार्क्स लेने हैं। तो ये सब वहाँ पे यूनियन ऑफिस में बैठ के ये लोग उन मसाइल को हल किया करते थे, और फिर उनको लड़कों को अपनी तंजीम में भी शामिल करते थे। अब जब ये सारे लोग शामिल हो जाते थे, वो लड़के वो जो कहते थे ना कि मतलब कि पढ़ाई लिखाई भी कोई नहीं की, और मतलब कि क्लास जो है वो भी उन्होंने अपना साल पूरा अच्छे से गुजार लेना, जो भी उनके अपना एग्ज़ाम होते थे उनमें पास भी हो जाना, और फिर जब सालाना एग्ज़ाम होते थे वो भी इम्तहानी सेंटर उनके कब्ज़े में होते थे, वो फिर अपनी मर्ज़ी के सेंटर्स बनवाया करते थे, और उन लड़कों को वहाँ पर बिठा के उनको पास भी करवा दिया करते थे। अब वो नकल मरवा के करवाएं या कोई उसका अल्टरनेट स्टूडेंट बिठाएं, तो ये सिलसिला इस तरह से वहाँ पर चला करता था। अब आबिद चौधरी या अरशद अमीन चौधरी के दौर में एमईओ कॉलेज लें या दयाल सिंह कॉलेज, जो मुखालिफ होते थे, क्या उनको पकड़ के अगवा करके कॉलेज के अंदर रखते थे ये लोग? बहुत सारे वाक़यात, बेशुमार वाक़यात होते थे कि एक दूसरे के मुखालफिन को या बाहर से किसी को भी उठा के ले आते थे, उनको उठा के लाके कॉलेज में उन्होंने मारना, पीटना। सम टाइम तो ये भी होता था कि अगर कोई सिफारशी जाता था, उनके साथ बैठ के मामला तय करता था, तो वो कुछ ले दे के भी उनकी जान छुड़ा करते थे, जिसको आज हम कहते हैं कि अगवा बराए तावान कह लें, या भत्ता कह लें, या जग्गा टैक्स कह लें। तो ये चीज़ें सारी उस दौर से चली आ रही हैं। सुनने में आता है कि इस्त्री भी लगाते थे ये लोगों को। बहुत हॉस्टल्स में ख़ासकर ये ना मोस्टली एमए कॉलेज के हवाले से बहुत मशहूर था, और दूसरा जमातियों के हवाले से सिविल बहुत एंड मशहूर कॉलेज, था बिल्कुल। सिविल एंड कॉलेज में, कि ये स्त्रियां गर्म करके जो थे ना उनकी बैक पे स्त्रियां लगाते हैं लड़कों की। बहुत सारे वाक़यात सामने आए थे, बहुत सारे मामला थे। लेकिन अब चूंकि इनकी एक बदमाशी अरूज पर हुआ करती थी, बदमाश थे, इनसे लोग डरा करते थे, तो ये मामला रिपोर्ट नहीं होते थे। रिपोर्ट इसलिए नहीं होते थे कि जब अगर वो रिपोर्ट करने जाते या थाने कचहरी में जाते, तो फिर उनको बाद में अपनी या दूसरे उनके फैमिली मेम्बरान्स की ज़िंदगी का ख़तरा हुआ करता था उन्हें। इस वजह से लोगों की कोशिश होती थी कि यार अब ये लड़ाई झगड़े में किसने पड़ना है, तो इस मामले को जिस तरीके से भी होता है अमिकेबली इसको सुलझा लिया जाए, और सुलझा के इसको मामले को वाइंड अप किया जाए। अब ये आबिद चौधरी और अरशद अमीन चौधरी का आपस में बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है, बहुत अच्छी इनकी कोऑर्डिनेशन हुआ करती थी। हमारे अपना आजकल है अपना नून लीग के जो हुकूमती एक हैं ख्वाजा साद रफ़ीक, वो भी उस दौर में एमए कॉलेज का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने एक ग्रुप बनाया, अलहदा ग्रुप, मतलब कि जो कहते हैं ना कि बीच में से टूट के कोई ब्रांच अगर उसकी बना ले किसी चीज़ की, तो इन्होंने वो एमएसएफ से अलहदा होकर अपना एक एंटी उसका ग्रुप बना लिया। अब उसके करता धरता ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ही थे। अब वहाँ पर अब इनके झगड़े जो थे ना, वो ये अड्डा अड्डा लेना, अपना इम्तिहानी सेंटर्स हो गए, और कुछ दिहाड़ियाँ लगा लें जो होती हैं, उस वजह से इनके आपस में तनाज़ात शुरू हो चुके हुए थे। और वो तनाज़ात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते इस हद तक हो गए कि जब ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक एंटी ग्रुप बनाया ना, तो उस ग्रुप में ये आबिद चौधरी जो था ये शामिल हो गया। अच्छा, उस दौर के बड़े मशहूर किरदार आबिद चौधरी के साथ एक आतिफ़ चौधरी का बड़ा किरदार, हालांकि आतिफ़ चौधरी स्टूडेंट नहीं था, वो मोटर मैकेनिक बताते हैं कि वो एक मोटर मैकेनिक था, मोटरसाइकिलों का अपना
कारीगर था एक। तो वो उसका क्योंकि बदमाशी का उसको शौक था, उसने बाहर दो चार काम ऐसे किए थे, उसके बाद उसका नाम निकल गया। उसने क्या किया कि उसने एमए कॉलेज में जाना शुरू कर दिया। एमए कॉलेज जब जाता था तो उसकी इन लोगों के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो गई। अब वहाँ पर जब दोस्ती हो गई, इसने वहाँ पर जाकर आतिफ चौधरी ने देखा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा काम है, बदमाशी की बदमाशी, स्पोर्ट की स्पोर्ट है, लोग डरते भी हैं और कमाई का एक ज़रिया भी है यहाँ पर, और कमाई भी अच्छी खासी हो जाती है उस दौर के हिसाब से। तो इनकी दोस्तियाँ आपस में बढ़ती चली गई। अब ये आतिफ चौधरी के जो जितने भी गैंग के लोग थे, आगा नवीद वगैरह हो गए, और ये असद प्रिंस वगैरह हो गए। असद प्रिंस तो खैर वहीं पे एमए कॉलेज का स्टूडेंट रहा है, वहाँ पे तो उसने प्रॉपर दाखिला दाखिला लिया था उसने। तो ये सब लोग इकट्ठे होके ना ये उधर ख्वाजा साद रफ़ीक के ग्रुप में चले गए। अब जब ख्वाजा साद रफ़ीक के ग्रुप में चले गए, क्योंकि ये जो आबिद चौधरी था ना, ये मतलब कि दिलेर था, और आगे से कह दें कि लगता भी था लोगों को, उनके आगे सामने खड़ा भी हो जाता था। तो अरशद बीन के सामने भी ये खड़ा हो गया। अब ये जो मैंने आपसे स्टार्ट में बात की ना कि इंडियन मूवीज़ में जिस तरह से गैंग वार स्टार्ट होती है, अब जब इनकी आपस में मुखालफत शुरू हुई है ना, तो इनकी एक गैंग वार आपस में स्टार्ट हो गई। अब दोनों ग्रुपों के लोग जो थे ना, वो एक दूसरे की ताक में होते थे। कहीं बाहर शहर के किसी भी इलाके में इनका कहीं आमना सामना होता था ना, तो ये देखते साथ ही एक दूसरे पर फायरिंग भी कर दिया करते थे, लड़ाई जिसका जहाँ जो बस चलता था। अब एक वाकया पेश आता है पाकिस्तानी चौक में, जो अरशद अमीन ग्रुप के लोग थे, उनका सामना होता है अब चौधरी ग्रुप के लोगों से। अब एक राना इम्तियाज़ करैक्टर उस दौर के बड़ा मशहूर है, एमएसएफ का रहा, बाद में फिर वो अरशद अमीन के साथ से अटैच हो गया। हाजी परवेज़ एक हुआ करते थे, ये सारे, अलियास गुजर है एक, ये सारे मतलब के इकट्ठे ही हुआ करते थे। बाद में फिर अलहदा हो गए, फिर एक मरतबा टाइम आया गया, फिर ये इकट्ठे हो गए। तो ये मामला इसी तरह से चलते रहे। मैं आपको बता रहा था, लाहौर का एक इलाका है इचरा, इचरा में पाकिस्तानी चौक है, वहाँ पर इन दोनों का आपस में, ग्रुपों के लड़कों का आपस में आमना सामना होता है, वहाँ पर ये गोली चला देते हैं। अब ये राना इम्तियाज़ जो है, ये अपना साथ होता है उसके आबिद चौधरी के, ठीक है। राना इम्तियाज़ और साथी होते हैं, इनकी तरफ से फायरिंग की जाती है, वहाँ पे झगड़ा होता है। एक जेदा सिख था, वो इधर अरशद अमीन ग्रुप का था। वो जेदा सिख बहुत सीरियस अपना ज़ख्मी हो जाता है, गोलियां लगती हैं। एक कोई अपना वहीं पे राहगीर, कोई तंदूर वाला होता है, वो मर्डर हो जाता है इस वाक़े में। तो ये वाक़या हुआ, उसकी एफआईआर फिर राना इम्तियाज़ और जो दीगर थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, ये भाग जाते हैं, उसमें इश्तिहारी हो जाते हैं। अच्छा, उस दौर में ये भी था कि जो कोई तगड़ा होता था ना, इस किस्म के वाक़यात हो गए, और जब एफआईआर दर्ज होती थी तो उसको पेश भी करवा देते थे थाने, किसी पॉलिटिकल शख्सियत के ज़रिए असर रसूख इस्तेमाल करके उसको थाने में पेश करवा दिया। पेश करवा के उसको वीआईपी प्रोटोकॉल मिला करता था। फिर उसके बाद उसमें गिरफ्तारी डलवा के जेल भिजवा दिया। जेल में भी माहौल इनका बड़ा अच्छा खासा हुआ करता था वहाँ पे। तो बहुत ही कम अरसे में, या कह लें कि हफ्तों में या कुछ महीनों में, वो उस केस को वाइंड अप करवा के वो अपने साथी को बाहर ले आया करते थे। बहुत सारे वाक़यात होते थे। मैंने बताया ना कि अगर कोई किसी के कॉलेज के आगे से गुजरा है, किसी को पता लग गया, उन्होंने उस पर फायरिंग कर दी। कोई लड़का अगर दयाल सिंह वाला एमए कॉलेज में चला गया तो उसकी वहाँ धुलाई हो जानी। एमए कॉलेज वाला दयाल सिंह के आगे से गुजर गया तो उसकी वहाँ पर अपना धुलाई हो जानी। ये रूटीन के मामला थे। और अगर कोई काबू आ जाता था तो उसको उठा के अंदर भी ले जाते थे, फिर हॉस्टल में ले जाके उसकी जो दुर्गत बनाई जाती थी, जो उसके साथ जलालत की जाती थी, और इंतहाई हद तक आमेज़ रवैया अख्तियार किया जाता था। ये रूटीन के मामला थे उन दोनों में, ये इसी तरह चला करते थे। अब एक वाक़या एक ऐसा भी आया कि आबिद चौधरी की मुखालफत थी, एक पप्पू लंबा नामी एक था, उसकी पप्पू लंबे की और पप्पू तेली की आपस में मुखालफत होती थी। तो आबिद चौधरी का ताल्लुक पप्पू तेली से कहते हैं हुआ करता था। पप्पू लंबे के मुतालिक पता लगा कि वो कृष्ण नगर इस्लामपुरा का इलाका है, नीली बार चौक है, वहाँ पर वो पप्पू लंबा जो है वो गया हुआ था। उसके साथ एक चीमा साहिब वालिया हुआ था। एक चीमा साहिब वाला बड़ा करैक्टर रहा है, ये उजरती कातल रहा है। ये भी एक मोटरसाइकिल मैकेनिक हुआ करता था, लेकिन बाद में इसने उजरत पे कत्ल करना शुरू कर दिए थे। तो ये इकट्ठे होते हैं, ये वहाँ जाते हैं, आबिद चौधरी को पता लगता है। मेरे ख्याल से जो मुझे पता लगा ना, कि एक ना इस्लामपुरे की शख्सियत थी बाऊ वारस, तो वो बाऊ वारस के पास कहीं गए होते हैं। वहाँ पर नीली बार चौक में ही उसकी बाऊ वारस की रिहाइश भी हुआ करती थी। 3-4 घर बाऊ वारस के वहाँ पर इस्लामपुरे में थे, तो एक घर इसका यहाँ पर भी हुआ करता था। तो ये वहाँ पर गए हुए थे, आबिद चौधरी को पता लगता है। तो दिन का टाइम था, तो दिन में आबिद चौधरी ने वहाँ पर ना बाज़ार में फायरिंग कर दी थी।
फायरिंग इन पर की थी, लेकिन वो सरे बाज़ार फायरिंग हुई। बड़ा मसरूफ़ तरीन बाज़ार है वो, अपना नीलीबार चौक जो इस्लामपुरा बाज़ार है। तो वहाँ पर कोई 8-10 ना राहगीर भी ज़ख्मी हो गए थे उस वाक़े में। बल्कि मेरे जो एक रिश्ते में मेरे एक दादा लगते थे, वो भी इस उस फायरिंग में की जद में आके ज़ख्मी हो गए थे, और उसकी वजह से उन्होंने कई साल जो थे ना वो बिस्तर पर गुजारे उन्होंने। तो वो उनके साथ फायरिंग हुई, वो पप्पू लम्मा वगैरह, उन्होंने क्रॉस फायरिंग भी की। तो कहते हैं कि ये गाड़ी में बैठे हुए थे जिन पर आबिद चौधरी ने फायरिंग की थी, और वो इस तरह बचे कि उसने सीट लंबी करके वो लेट गया, और लेटे लेटे उसने गाड़ी स्टार्ट की, और आगे उसको कुछ नहीं नज़र आ रहा, उसने गाड़ी भगा दी थी वहाँ से। तो इस तरह के वाक़यात जो थे वो पेश आते रहे। इस केस में फिर गालबन इसको आबिद चौधरी को गिरफ़्तार भी किया गया। ताहिर आलम खान उस वक्त हुआ करते थे, सीआईए के गालबन इंस्पेक्टर थे। इन्होंने उसको गिरफ़्तार भी किया, फिर जेल भिजवाया। मैंने बताया ना वाक़या कितना बड़ा था। आज के दौर में अगर इस किस्म का वाक़या हुआ हो तो फौरी तौर पे सीसीडी हरकत में आ जानी थी, लेकिन उस दौर में सीआईए हुआ करती थी। लेकिन वो सब जो थे वो अपना कह लें कि उस वक्त के जो पॉलिटिशियंस थे या बासर लोग हुआ करते थे, वो उनसे दब के रहा करते थे। अच्छा, आबिद चौधरी कितनी बार जेल गया? सिर्फ एक बार या आना जाना लगा रहता था? आबिद चौधरी इनका आना जाना लगा रहता था, हाँ। लेकिन इस केस में वो गया, काफ़ी देर रह के आया अंदर। इस केस में ये जो इस्लामपुरे वाला केस था, इसमें उसने काफ़ी देर रहा। फिर उसके बाद एक वाक़या हुआ कि इनको आबिद चौधरी वगैरह को इतला मिलती है कि ये अरशद अमीन चौधरी वगैरह जो है ये सारे उधर दयाल सिंह कॉलेज के हॉस्टल में मौजूद हैं। तो इनको मौका मिलता है, तो रात के टाइम ये वहाँ पर जाते हैं और हॉस्टल पे हमला कर देते हैं उसको मारने के लिए, अरशद अमीन चौधरी को। लेकिन वो कामयाब नहीं होते, आगे से रेजिस्टेंस आती है तो ये वहाँ से भाग जाते हैं, क्रॉस फायरिंग होती है उसमें। तो बेशुमार वाक़यात हैं इस गैंग वार के। लाहौर की सड़कें जो है ना वो खून से बहुत रंगीन हुई हैं इन स्टूडेंट गैंग वार के हवाले से। मैं आपको बताऊँ, जब एक गैंग वार इनकी चल रही होती है ना, ख्वाजा साद रफ़ीक ग्रुप एक हो गया, इधर से अरशद अमीन ग्रुप। अब ख्वाजा साद रफ़ीक ग्रुप पे क्योंकि आबिद चौधरी जो मेन बंदा था वो उभर के सामने आया हुआ था, तो मुखालिफ के तौर पर आबिद चौधरी और अरशद अमीन चौधरी आमने सामने थे। ख्वाजा साद रफ़ीक ये पॉलिटिक्स को ज़्यादा अहमियत दिया करते थे, और यही वजह है कि आज वो पॉलिटिक्स में मौजूद हैं। तो ये पीछे रहकर मामला जो थे वो सारे देखा करते थे। इनकी सोच कह लें कि कुछ और हुआ करती थी। ये सोचते थे कि शायद हम स्टूडेंट्स की फलाह बहबूद के लिए, उनकी अच्छाई के लिए कोई काम करेंगे। लेकिन आगे जो टीम थी सारी वो वो उनकी सोच बदमाश और थे, हुआ करती, गैंगस्टर वो थे। बदमाश थे, गैंगस्टर थे। उनका एम होता था पैसे किस तरह से कमाने हैं, अपने मुखालफिन को किस तरह से नीचे दिखाना है, उनसे बदला किस तरह लेना है। उनकी सोच कुछ इस तरह की हुआ करती थी। अच्छा, उस टाइम पे किसी ने कोशिश नहीं की आबिद चौधरी और अरशद अमीन चौधरी इनकी सुलह करवा दी मैं जाए? उसी तरफ आपके आ रहा था, वही बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि इस दौरान ना जब मामला इनके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए और पता लगा कि नहीं यार ये एक दूसरे की जान भी जा सकती है इन मामलात में, तो फिर एक टाइम आया कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने बीच में, एक शौकत कश्मीरी नाम का शख्स था, वो गालबन कोई मेरे ख्याल मार्केट कमेटी का कोई चेयरमैन भी रहा है, आज पता नहीं हयात है या नहीं है, मुझे सही तरह कंफर्म नहीं है उसके मुतल्लिक। वो उसका मतलब कि अच्छा एक रिलेशन था। वो उसने कोशिश करके ना ख्वाजा साद रफ़ीक और अरशद अमीन चौधरी को ना आपस में बिठा भी दिया, सुलह की कोशिश भी की उसने। अब अरशद अमीन चौधरी जो था ना, इसने अपनी रिहाइश रखी हुई थी, एक किरदार था आरिफ चौधरी। अच्छा, ये इसमें ना सारे चौधरी ही हुआ करते थे। अरशद अमीन चौधरी ले ले, आबिद चौधरी ले ले, आतिफ चौधरी ले ले, आरिफ चौधरी ले ले, बड़े चौधरी हुआ करते थे, और झगड़ा सबका चौधराहट का ही हुआ करता था। तो आरिफ चौधरी का घर लाहौर में इलाका है, इधर एक अपना समनाबाद। मुल्तान रोड पे समना अंदर सड़क जाती है, भल्ला स्टॉप है, बड़ा मशहूर, वो एक गली अंदर जाती है समनाबाद को, वहाँ पर आरिफ चौधरी की रिहाइश हुआ करती थी। अरशद अमीन चौधरी मुस्तकिल तौर पर आरिफ चौधरी के घर ही रहा करता था वहाँ पर। अब जिस जब अरशद अमीन चौधरी जब मर्डर हुआ ना, तब भी वो आरिफ चौधरी और वो उसके आरिफ चौधरी के घर से ही निकल के एक वाल्टन गए थे। तो वहाँ पर मुलाकात होती है, ये ख्वाजा साद रफ़ीक वहाँ पर जाते हैं, बैठते हैं, अच्छे माहौल में बात होती, मामला सारे डिस्कस होते हैं, और तकरीबन सुलह हो ही चुकी थी इनकी। अब उसके बाद वहाँ पर जब ये उठे तो डिसाइड इनका ये हुआ कि भाई ये अच्छे माहौल में मुलाकात हो गई है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो एक दूसरे के थे वो आपस में शेयर भी कर ली हैं, डिस्कस भी कर ली हैं, और उनका कोई हल भी सोच लिया हुआ है उन्होंने। उस टाइम पे मेन तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो क्या-क्या थे? मेन तहफ़्फ़ुज़ात तो देखे ना, एक तो मोनोपोली कॉलेज पे जो हुआ करती थी उनकी, जो एमए कॉलेज था वो भी अरशद अमीन चौधरी की ही सरपरस्ती में चला करता था, इसी का ऑर्डर चला करता था वहाँ पे। लेकिन जब आबिद चौधरी
चौधरी ने ख्वाजा साद रफ़ीक का ग्रुप अटेंड किया, तो उसके बाद फिर ये आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, तो वहाँ पर मोनोपोली जो थी अब वो एक दूसरे ग्रुप की हो गई। तो अरशद अमीन चौधरी जो था वो ऑलरेडी दयाल सिंह कॉलेज में ही मौजूद था, उसने अपना हेडक्वार्टर उसी को बनाया हुआ था। तो अब इनके दरमियान एक तो तहफ़्फ़ुज़ात ये थे, फिर दूसरा ये हुआ करता था कि जो अपना माली फ़ायदे थे, जो अड्डा लिया करते थे। मैंने बताया ना कि ये जब इनका आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े हुए ना, तो अरशद अमीन चौधरी यतीम खाने से अड्डा लिया करता था, शालीमार से और मॉडर्न के नाम से वहाँ पर होते थे अड्डे। तो फिर जब अरशद अमीन चौधरी ग्रुप बना ना, तो इसने जाकर उन अड्डे वालों को खींचा, उन्होंने कहा हुण अड्डा सानू दिता करना है, उन्होंने नहीं देना। ठीक है, इस बात पे फिर जब पता लगता था कि भाई इसने उनको खींच दिया, रियाज फतेहाना उस वक्त जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे एमएसएफ के, रियाज फतेहाना को खींच दिया एक दफ़ा इसने, आबिद चौधरी ने, कोई आते जाते कहीं आमना सामना हुआ तो उसको थ्रेट किया उन्होंने। मतलब जिसको जहाँ कहीं भी कोई सपोर्टर या कोई साथी मिलता था, उसको वो थ्रेट कर दिया करते थे और कहते थे कि उन तेरी वारी की, तगड़ा होके रही ज़रा तू। तो वो अपनी जान के मुल्क के लालों में, अब रियाज फतेहाना बेचारा शरीफ इंसान था, ठीक है, तो अब वो उसको पता लगा कि अब मेरे पीछे हो गए हैं, तो वो भी थोड़ा बैक फुट पे होगा। उनका चौधरी किस पासे पाता जे तुसी की अजाब गल नूं पा लिया। मतलब ये बेशुमार मामला इस तरह चलते रहे। मैं बात कर रहा था कि ख्वाजा साद रफ़ीक की मुलाकात हुई अरशद अमीन से आरिफ चौधरी के घर में। किसने करवाई थी? शौकत कश्मीरी ने। अब वहाँ से जब इनके मामला सारे आपस में सेटल डाउन हो गए, अब नेक्स्ट फेस में जो अगली मुलाकात थी, वो मुलाकात होनी थी आबिद चौधरी की। और वो डिसाइड ये हुआ था कि अब मुलाकात आबिद चौधरी के घर रखी जाएगी, वहाँ पर खाना होगा सबका, ये अरशद अमीन चौधरी वगैरह ये सब इकट्ठे होकर वहाँ पर बैठेंगे और बाकी सारे मामला जो हैं वो तय कर लिए जाएंगे। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, अब मामला खराबी कैसे होती है यहाँ पे? आपने देखा मीर बलाज वाला केस जो था, अब उसमें बड़ी देर तक अपना सोशल मीडिया पे भी आपको भी पता है, आपने भी इंटरव्यू किए, गोगी भट्ट ने भी आपको बताया कि भाई अमीर बलाज की और तीफी भट्ट की फ़ोन पर गुफ्तगू हुआ करती थी। वो कहता था अंकल, और वो भतीजा भतीजा करके गुफ्तगू कई कई घंटे उनकी गुफ्तगू जारी थी, फैमिली मैटर भी डिस्कस हुआ करते थे। लेकिन जो पास बैठने वाले या जो मफाद परस्त लोग होते थे ना, उनको ये चीज़ हजम नहीं हो रही थी उनको। उन्होंने क्या किया, एक आग लगानी शुरू कर दी। एहसन शाह का किरदार आया, गो एहसन शाह को हायर किया तीफी ने, ठीक है। अब एहसन शाह जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो उसको तीफी को पास किया करता था। अब उस दौर में भी इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। अब जब ख्वाजा साद रफ़ीक की एक सिटिंग हो गई और दूसरी सिटिंग रखी जानी थी, तो मीनवाइल अब जो मफाद परस्त लोग थे ना, उनको अपने मफादात ख़तरे में नज़र आए। उनका हमारे माली मफादात जो है वो पूरे नहीं होंगे। अब उन्होंने क्या किया कि एक दूसरे के ना कान भरने शुरू कर दिए। अरशद अमीन को कहते कि जी चौधरी साहब मुनाफकत की सुलह होएगी, मैं तुहानू दस देवां ये तुहानू वसा के मारनगे। अब अरशद अमीन चौधरी एक बड़ा शातिर, बड़ा चालाक किस्म का इंसान था। वो कह लो कि अपने साय से भी डरा करता था, वो अपने साय पर भी एतबार नहीं किया करता था, ठीक है। वो जब मर्डर हुआ है ना, तो वो एक वाहिद आरिफ चौधरी था वो जिस पे वो अपना एतबार करता था, ये जिसको साथ लेके गया था। राना इम्तियाज़ और हाजी परवेज़ ये भी बहुत क्लोज हुआ करते थे अरशद अमीन चौधरी के। ये भी अपना उनके साथ थे जिस दिन अरशद अमीन चौधरी मर्डर हुआ है, लेकिन ये उन दोनों को उतार के वहाँ पर समनाबाद वाले घर में छोड़ के आरिफ चौधरी को लेकर गया था। किसी पर ट्रस्ट ही नहीं किया करता था, और अपने वो पंजाबी च कहते ना कि ढिड दी गल किसी को नहीं दसनी। अब उसके अंदर क्या चल रहा होता था वो किसी के साथ शेयर नहीं करता था, वो किसी को बताता भी नहीं था, क्योंकि बस अपनी एक सोच होती थी उसकी। लालची भी था, लालच भी उसको बहुत हुआ करती थी, और कोशिश ये होती थी कि कोई फ़ायदा जो है ना, बस अगर कहीं से आ रहा है तो वो फ़ायदा मैं ही उठाऊं, मेरे किसी साथ वाले को फ़ायदा ना मिल जाए। आबिद चौधरी की नेचर क्या थी? आबिद चौधरी के मतलब अब बताया ना कि दिलेर लड़का था वो, और दोस्तों का दोस्त भी था, और ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ ताल्लुक़ दोस्ती की वजह से उसने कह लें कि अरशद अमीन को छोड़कर ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ खड़ा हो गया था वो। और फिर उसने जो एक एंटी ग्रुप बनाया था उसको उसने चलाया भी और पूरा पहरा भी दिया उसने उस चीज़ पे। अब मामला तो ख़राबी तो सब माली मफादात की वजह से थी ना, या एक हुक्मरानी जो थी कॉलेजेस पर, कॉलेजेस के जो मामला थे उनको किस तरह से एंटरटेन करना है, किस तरह से चलाना है, झगड़ा तो इन चीज़ों का हुआ करता था।
तो उस हवाले से आबद चौधरी मच बेटर उस दौर के हिसाब से था। अब जब ये इनकी सुलह की बात हुई, जब ये मामला शुरू हुए, उधर के लड़कों ने इधर कान भरने शुरू कर दिए, इधर वालों ने उधर कान भरने शुरू कर दिए, तो बीच में ना वो एक माइंड पलट गया, उनका जहन बदल गया कि यार ये ऐसा ना हो कि असी एतमाद ही जाइए तो एतमाद ही साडा काम लग जाए जा। अच्छा, इस दौरान फिर दोनों जो थे वो कॉन्शियस भी हो गए बहुत ज़्यादा। अब वो यही सोचते थे कि यार ये ना हो कि एतमाद में मारे जाएं, और वो कतराने लगे कि अब वो अगली बैठक जो है वो नहीं रखनी। अब आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो है ना बातें भी करनी शुरू कर दी, और बातें भी इन तक पहुंचनी शुरू हो गई। वो जब बातें पहुंचनी शुरू हो गई ना, तो फिर अरशद मीन चौधरी जो था ना, उसने डिसाइड किया, या उसने जो करीबी को कह लें, उनको मशवरा देने वाले जो थे, उनसे बात हुई। उनका चौधरी गल ही की है, बजाय रे कि वो अपना काम ला जाए, तो मेरा ख्याल है ਜਿਹੜਾ पहल कर जाएगा वही जिंदा रहेगा, नहीं तो इंतज़ार ही रहे तो फिर अपना भी कम लग सकता है। वो फिर प्लान किया गया, अरशद अमीन चौधरी ने प्लान किया, दयाल सिंह कॉलेज में बैठ के प्लान हुआ सारा आबिद चौधरी के मर्डर का। आबिद चौधरी, अच्छा इससे पहले ना अरशद अमीन चौधरी जो था वो एक दफ़ा अपना जेल में था, तो उसको जेल में मिलने के लिए आया। अपना शाहदरा डिग्री कॉलेज का था, नवाज जट एक करैक्टर है, वो मुलाकात करने के लिए आता है कैंप जेल में एक साथी के साथ। मुलाकात करके जब वो वापस निकलता है, तो ये राना इम्तियाज़, हाजी परवेज़ वगैरह सारे इकट्ठे होते हैं। ये वहाँ से कैंप जेल से निकलते हैं, और निकल के ये राना इम्तियाज़, हाजी परवेज़ वगैरह होते हैं, ये लाहौर में LOS आया नाला एक बड़ा मशहूर लिटन रोड पे, तो वहाँ से वो लेफ़्ट साइड पे हो जाते हैं नाले पर समनाबाद जाने के लिए। ये नवाज जट ने शादरे जाना होता है, ये सीधा मजांग चुंगी वाली साइड पे निकल जाता है। मजांग चुंगी वाली साइड पर जब ये जाता है, तो वहाँ पर आतिफ चौधरी वगैरह होते हैं, तो वो उसको नवाज जट को भी वहाँ पर मर्डर कर देते हैं। अब उसकी जो FIR थी, उसके लिए अरशद अमीन चौधरी ने जेल में बैठ के बाहर इनको हाजी परवेज़ वगैरह को फ़ोन करके कहा कि इसकी FIR जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक को मशवरे में रखा जाए, और आतिफ चौधरी को नामजद किया जाए इसमें FIR में। लेकिन नवाज जट के जो भाई थे, क्योंकि उस टाइम तक क्लियर किसी को नहीं था कि इनको मारा किसने है, लोगों को शिनाख्त नहीं थी कि हमलावर कौन थे। तो 2 लोग थे गाड़ी में, दोनों मारे गए, नवाज जट था और एक और उसका साथी था, दोनों मारे गए। तो अरशद अमीन चौधरी ने अंदर बैठ के ये कहा कि भाई ख्वाजा साद रफ़ीक का मशवरे का पर्चा करवाएं और आतिफ चौधरी को मौके पर रखें। अब नवाज जट के भाई जो थे, उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया। उनका जी हमारी मुखालफत वहाँ पर शादरे में इमामिया कॉलोनी वगैरह की कोई ग्रुप था, उनके साथ हमारी मुखालफत है, तो हमने पर्चा उन पर करवाना है। तो उन्होंने उस पर FIR करवा दी। अब थोड़ा अर्सा गुजरा, जब उसके बाद जब तफ्तीश होती है और बातें खुलती हैं, तो पता लगता है कि आतिफ चौधरी ने ही नवाज जट को मारा था। अब उनका जो FIR थी, जो नामजद किया था, वो FIR उनकी ख़राब हो गई, वो किसी काम की नहीं। अब पर्चा ही जो उन्होंने झूठा कराया हुआ, तो अब उसको आतिफ चौधरी इश्तिहारी था उस टाइम, उसको कौन ढूंढता, कहाँ से लेके आते। एक ये भी इनका एक मर्डर जो था MSF का हुआ था। मैं बात कर रहा था आपसे इसके आबिद चौधरी के मर्डर के हवाले से आए थे। अब इनकी प्लानिंग होती है सारी दयाल सिंह कॉलेज में बैठ के। वहाँ पर आबिद चौधरी ने एक केस दहशतगर्दी कोर्ट का होता है उस पर खिलाफ दर्ज, तो उसके लिए उसने पेश होने जाता है दहशतगर्दी कोर्ट में, वहाँ उसने जाना था। अब इनको सबको पता था कि उसने वहाँ पर पेश ज़रूर होना है, अगर पेश नहीं होगा तो इसकी ज़मानत खारिज हो जाएगी, और दहशतगर्दी कोर्ट से ज़मानत खारिज होने का मतलब है फिर आगे किसी दूसरी कोर्ट से, हाई कोर्ट से जाना है उन्होंने बेल करवाने के लिए। तो इनको ये श्योर था कि उसने सुबह हर सूरत ही कोर्ट में पेश होने जाना है। अच्छा, जो कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं कि अब एक दिन को ना एक दूसरे को कुछ अंदाज़ा भी हो गया हुआ था, और स्मेल भी करते थे कि यार ये अब एक दूसरे को ना अरशद अमीन चौधरी और आबिद चौधरी एक दूसरे पर कहीं भी अटैक कर सकते हैं, इनकी जान के दुश्मन बन चुके हुए हैं। बस ये है कि पहले कौन करता है। पहल कौन करता है और पहले कामयाब कौन हो जाता है। उसको आबिद चौधरी को किसी ने कहा भी कि यार चौधरी आज तारीख जड़ी ना मिस कर दे, कोई तारीख ला लो, वो वकील ਨੂੰ कह के हालात ठीक नहीं लगते पे। आतिफ चौधरी ने भी इसके साथ जाना था, लेकिन वो किसी वजह से इसके साथ नहीं गया। अब ये जाते हैं दहशतगर्दी की कोर्ट में पेश होने के लिए। उस टाइम दहशतगर्दी कोर्ट हुआ करती थी, जिम खाना क्लब है उसके ऑपोजिट अपर माल पे। वहाँ पे ये कोर्ट में जाते हैं तारीख पेशी भुगतने के लिए। वहाँ पर कोई गालबन आधा घंटा घंटा वहाँ पे लगता है तारीख पेशी पे, वो भुगतते हैं। अंदर से जब फारग होकर बाहर आते हैं, बाहर जैसे ही वो माल रोड पर आते हैं जिम खाना क्लब के सामने, तो एकदम इन पर अटैक हो जाता है।
और उस अटैक में आबद चौधरी जो है वो मारा जाता है उसमें। अरशद अमीन मौके पर था? नहीं नहीं नहीं, अरशद अमीन मौके पर नहीं था। वो टीम थी उसने जो भेजी थी, वो अपना उन्होंने अपना काम किया और काम करके वो निकल गए। अच्छा, सेम डे, बिल्कुल इसी दिन की बात है। इस दिन इस्लामपुरा में 13 कत्ल हुए थे। ये वाक़या है कोई 26 जुलाई 1991 का गालबन ये वाक़या है। और उसी दिन इस्लामपुरा में भी 13 लोग जो थे वो कत्ल हुए थे। उसकी वजह से ये वाला जो कत्ल था ना वो कुछ दब गया था। अगर ये अकेला ही कत्ल होता उस टाइम, वो इस्लामपुरे वाला वाक़या ना होता, तो इसका बड़ा शोर था, बड़ा मतलब कि स्टूडेंट्स ने भी बड़ा हल्ला गुल्ला, बड़ा शोर, मुजाहरे मुजुरे जो किए थे वो उसकी वजह से दब गए थे, वो ज़्यादा सामने नहीं आए थे वो। तो इसको ये जब वाक़या होता है तो इसको वहाँ से फिर हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, वहाँ से फिर डेड हाउस शिफ्ट किया जाता है। अब जब एफआईआर दर्ज कराने की बारी आती है तो एफआईआर दर्ज होती है, कोई गालबन 6 या 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। उसमें अरशद अमीन को रखा जाता है, एक हाजी परवेज़ होता है, फिर उसके बाद एक जेदा सिख होता है, एक फवाद सदीक था, फिर एक मुश्ताकी डोगर था। ये कोई तकरीबन 6 या 8 लोग थे जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। और ये सारे ही गिरफ्तार हुए। इन सब को गिरफ्तार किया गया, इन सब को जेलों में रखा गया। और कोई मेरा ख्याल है कि 14 माह इन्होंने आबिद चौधरी के कत्ल में जेल में गुजारे। अरशद अमीन चौधरी ने भी? जी, अरशद अमीन चौधरी भी जेल में रहा वहाँ पर। फिर उसके बाद इसके जो अपना आबिद चौधरी के वालिद साहब थे, उन्होंने खैर केस को स्पीडी ट्रायल करवाया, शिफ्ट करवाया दहशतगर्दी कोर्ट से खसूसी अदालत में शिफ्ट करवाया उन्होंने। उसके बाद इसका स्पीडी ट्रायल हुआ और कहते हैं कि मेरे ख्याल 26 या 28 दिन डेली बेसिस पे इसकी हेयरिंग होती रही है। और उसके बाद जो 28 दिन बाद फैसला हुआ था, उस फैसले में 2 लोगों को जो था वो अपना सजाए मौत हो गई थी, और बाकी जो 6 थे उनको शक की बिना पर बरी कर दिया गया था। अब ये आबिद चौधरी का मर्डर प्लान करने वाला अरशद अमीन चौधरी, क्या उसे सजाए मौत सुनाई गई? नहीं, बिल्कुल नहीं सुनाई गई। मैंने आपको बताया कि 6 लोग बरी हो गए और 2 को सजाए मौत हुई। अब जिनको सजाए मौत हुई थी उसमें एक सुहेला मोछा था और एक फवाद सदीक था। इन्होंने फाइटिंग की थी? ये दोनों बेगुनाह थे उस मुकदमे में। इन दोनों को सजाए मौत हो गई। ये रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी ये थी कि ये दोनों ही बेगुनाह थे उस मुकदमे में, लेकिन सजाए मौत इन दोनों को ही। अब अरशद बिन चौधरी, हाजी परवेज़ अलियास गुज्जर, आजकल भी ये अपना बड़ा मशहूर करैक्टर है, यहाँ पर हमारे लाहौर में मौजूद है। फिर उसके बाद एक जेदा सिख हुआ करता था, आरिफ चौधरी हुआ करता था, एक और गालबन उसमें नाम था मुश्ताकी डोगर। ये 6 लोग और थे। ये सब लोग बरी हो गए थे वहाँ से। ठीक है। अब ये इनको सजाए मौत जिनको होती है 2 लोगों को, ये कुछ अर्सा जेल में गुजारते हैं। अब मुद्दइयों को पता था कि ये दोनों बेगुनाह हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्योंकि अब वो एक ग्रुप का हिस्सा थे तो एफआईआर दर्ज उन्होंने करवाई हुई थी। उनका ये था कि इनमें से ये लोग बरी हो जाएंगे, जो जेन्युइन गुनहगार हैं उनको सज़ा होगी। लेकिन असल जो थे उनको बरी कर दिया गया। बरी होने वालों में असल भी शामिल थे, जो बेगुनाह थे वो सजाए मौत चले गए। अब कुछ अर्सा गुजरता है, कुछ लोग बीच में पड़ते हैं, सुलह के लिए कोशिश करते हैं इन दोनों के लिए जिनको सजाए मौत हुई थी। अब इनमें से एक शख्स था जो फवाद सदीक था, उसने गालबन 5 लाख रुपए अरेंज किया, और जो सुहेल मुछा था उसने 3 लाख रुपए अरेंज किया उस दौर में, और 8 लाख रुपया आबिद चौधरी के घर वालों को देकर उन्होंने तो इस केस में सुलह की और उनकी भी जमानतें हो गई और वो भी बाहर आ गए उसमें। आतिफ चौधरी का क्या रिएक्शन है? उसने माफ़ कर दिया? नहीं, देखे, आतिफ चौधरी असल में अरशद अमीन चौधरी का जानी दुश्मन तभी बना था जब आबिद चौधरी का मर्डर होता है। और उसके बाद आतिफ चौधरी ने बड़ी कोशिश की, बड़ी अटैम्प्ट्स की। कई कहते हैं कि उसने कई जगहों पर जो थी वो रेड़ियाँ तक, चने वालों की रेड़ियाँ तक लगाई हैं उसने, कि मैं किसी ना किसी तरीके से भेस बदल के मैं अरशद अमीन चौधरी पर अटैक करूं। अब उस दौर में आतिफ चौधरी के साथ अपना बेशुमार उसके जो दोस्त हुआ करते थे, असद प्रिंस हो गया, आगा नवीद हो गया, और भी मतलब कि काफ़ी अंदरून शहर के लड़के हुआ करते थे, लोहारी गेट के, वो सब उसके गैंग का हिस्सा थे। और ये सारे ही
जो थे अपना उसको अरशद बीन के पीछे होते थे। कहीं भी कोई उसको मुखबरी मिलती थी तो वो कोशिश करता था कि मैं अटैक करके अपने दोस्त का बदला लूँ। आबिद चौधरी का और आतिफ का बड़ा प्यार था आपस में। आबिद चौधरी के कत्ल के बाद जो एमयू कॉलेज के अंदर जोर था एमएसएफ का, क्या वो टूट गया? अब देखें, जब एक थंब जो है वो ही ना रहे और बाकी के जो उसके साथी थे, जो दोस्त थे, वो इश्तिहारी हो गए। दूसरी तरफ आप ये देखें ना कि अब वहाँ पर जोर तो किसी का भी नहीं रहा, ना दयाल सिंह कॉलेज में ना एमए कॉलेज में। आबिद चौधरी मर्डर हो जाता है और बाकी जो मेन बंदे थे, आरफ चौधरी, अरशद बिन वगैरह, हाजी परवेज़ हो गया, जेदा सिख हो गया, मुश्ताकी डोगर लड़का था, ये सोहेला मोछा हो गया, फवाद सिद्दीक हो गया, अलियास गुज्जर हो गया, ये सब गिरफ्तार होकर जेलों में चले गए। अब पीछे जिसका जो जो जहाँ पर बस चलता था, जिसने अपनी अपनी हुक्मरानी एमए कॉलेज में चलाई, किसी ने दयाल सिंह कॉलेज में चलाई, और बाकी जो कॉलेजेस थे वो जहाँ जहाँ जो जो सदर बैठे हुए थे वो अपनी अपनी हुक्मरानी चलाया करते थे। और प्लस अपने अपने दोनों जो अपना ग्रुप्स थे उनके केसेस को परसूबिया करते थे, जेलों पे जाते थे, तरीक़ों पे जाया करते थे। तो ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा। एक दफ़ा होता ऐसे है कि आरिफ चौधरी जो है ना, एक इंस्पेक्टर है मकसूद बाबा। आरिफ चौधरी की और मकसूद बाबा की ना आपस में कुछ ससुराली रिश्तेदारी भी है। तो आरिफ चौधरी के अपना सिस्टर, उसकी वालदा, उन्होंने एक शादी पे जाना होता है। मकसूद बाबा जो शादी थी वो अंदरून लोहारी गेट में थी। अब आरिफ चौधरी रात के टाइम ना अपनी वालदा को और बहन को लेकर जाना होता है उसने वहाँ पे शादी में। हाजी परवेज़ को कहता है कि जी हाई साहब आओ मेरे नाल चलो ज़रा। वो गाड़ी में बैठ जाता है। अब हाजी परवेज़ को नहीं पता कि कहाँ जाना है। अब जब वहाँ से समनाबाद से गाड़ी लेके निकलता है और जब ये इधर से ग्वाल मंडी वाली साइड से निकल के आता है ना, तो और हाजी परवेज़ पूछता है कि चौधरी कितने चला है, लोहारी तो नहीं चला? उन्होंने कहा हाँ यार इन्हों छड़ना उत्थे। उन्होंने कहा चौधरी तू बड़ी गलती की, नहीं आना चाहिए सी, किसी होर नूं भेजना चाहिए सी। उनका रात का टाइम है, कुछ नहीं होता। ये खैर वहाँ से कोई बाज़ार है लोहारी में, वहाँ भी एंटर ही होते हैं। तो आतिफ चौधरी वगैरह को ऑलरेडी पहले मुखबरी होती है इस चीज़ की। अब इन्फॉर्मर तो दोनों साइड पर इनके होते हैं ना। आज भी जैसे दुश्मनियों में इन्फॉर्मर रखे होते थे, तीफी बांटने ट्रकों वाला के उस पर अड्डे में होते थे, ट्रकों वाले के तीफी बाट के जो मुलाजम होते थे वो इन्फॉर्मर हुआ करते थे। तो इन्फॉर्मेशन उनको मिलती थी। अब जैसे ही उनकी गाड़ी वहाँ पर आती है, उनको पता था कि इन्होंने आना है, तो वो एकदम ना आगे होकर गाड़ी को घेर लेते हैं। अब गाड़ी को जब घेरते हैं तो दरवाज़ा खोल के आरिफ चौधरी के सिर कनपटी पर पिस्टल रख देते हैं। तो वो उनको नीचे उतार लेते हैं। वो कहते यार माँ तो मेरी भैन नाल ही मैं इन्होंने छड़ के वापस आ जाना। उनका मावा सारे नहीं साझियाँ होंदियां, साड़ी भी मावा वर्गी है, लेकिन तेनों जान नहीं देना सी। अब वहाँ पर आपस में एक दूसरे के साथ पहले ये हथोपत्ती होते हैं, गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। असला दोनों के पास होता है। हाजी परवेज़ ने जो था ना, वो एक उनका जो पिस्टल था ना वो पकड़ लिया उसने, और जो हाजी परवेज़ का अपना पिस्टल था वो उसका गाड़ी में गिर गया। मतलब कि एकदम जब आपको 5 7 10 लोग घेर लें तो वो बंदा कंफ्यूज भी हो जाता है। उसका पिस्टल गिर गया और जब ये गाड़ी से नीचे उतरे तो अब इनको तो पता था कि हमारा मरने के सिवा और कोई चारा नहीं है। ये आपस में गुत्थम गुत्था हुए। तो इसने पिस्टल जब पकड़ा तो उसने शोर मारा कि वो लै दे गया जी है, हाजी परवेज़ लै दे गया जी भाई, इतनी आवाज़ लगनी थी। तो फिर उन्होंने वहाँ पर फायर खोल दिए। अब फायर खोल दिए, हाजी परवेज़ और आरिफ चौधरी दोनों को 5 5 7 7 फायर लगे और ये दोनों वहाँ पर ज़ख्मी होकर गिर पड़े। अपनी तरफ से वो इन दोनों को मारकर चले गए थे। लेकिन दोनों बच गए। आरिफ चौधरी की वालदा जो थी ना, जब उसको फायर किए ना वो नीचे गिर गया, तो और फायर उन्होंने करने की नीयत से जब पिस्टल आगे की तो आरिफ चौधरी की वालदा उसके ऊपर गिर गई। उसने अपने बेटे को बचा लिया। ठीक है। तो अब वो जब उन्होंने देखा कि यार इतनी गोलियां 5 5 7 7 गोलियां लग गई हैं, इनको जख्मी हो गए, वो अपनी तरफ से इनको मार के फारग करके फरार हो गए वहाँ से। अब वो शादी वाला घर कुछ ही फासले पर था। वह अब कोहराम मच गया, शोर मच गया शादी वाले घर में। जो आप वो सफ़े मातम बिछ गई वहाँ पर। वहाँ से लोग सारे इकट्ठे हो गए, फटाफट उठा के, करीबी हॉस्पिटल था मे हॉस्पिटल, वहाँ से उठाया, उनको हॉस्पिटल लेके गए। अभी उनकी बढ़ी हुई थी, लिखी नहीं हुई थी, वो दोनों बच गए, वो सर्वाइव कर गए। ठीक है। ये भी वाक़या आया आतिफ चौधरी ने। फिर उसके बाद असद प्रिंस एक आतिफ चौधरी के साथ हुआ करता था। अब आतिफ चौधरी और असद प्रिंस मतलब कि ऐसे ख़तरनाक किस्म के उस टाइम कह लें कि बदमाश हुआ करते थे। शूटर के तौर पर बड़े मशहूर होते थे। असद प्रिंस तो खैर एक बहुत ही कह लें कि जुराइम की दुनिया में उसका जो नाम था ना, ज़ालिम तरीन तालिब इल्म के नाम था। वो कहते थे कि यार ये बहुत ही अथरा है और इसका टारगेट जो है ये अपना अचीव करता है, इसका निशाना चूकता नहीं है।
अरशद अमीन चौधरी असद प्रिंस की वजह से एक मरतबा जेल में चला गया, और उसने जेल में, उसकी ज़मानत होती थी, उसने ज़मानत नहीं करवाई। उसको ये डर था, खौफ था कि मैं बाहर आऊँगा तो मुझे आतिफ चौधरी से ज़्यादा असद प्रिंस से ख़तरा है, वो मुझे कहीं ना कहीं ले दे जाएगा। मतलब कि ये सारे किरदार जो थे, आबद चौधरी का बदला लेने के लिए बड़ी कोशिश की उन्होंने, बहुत अटेम्प्ट भी की, लेकिन ये उसमें कामयाब नहीं हो सके सारे। अच्छा, उस दौर में जिस तरह से आतिफ चौधरी, असद प्रिंस, इनके पीछे पुलिस थी, आबिद बॉक्सर था इनके पीछे, तो अरशद अमीन चौधरी और जब आबिद चौधरी भी जिंदा था तो पुलिस वाले क्या करते थे? वो सोए हुए थे? देखिए भट्ट साहब, मैंने आपको बताया कि उस दौर में जितनी भी ये अपना तंजीमें हुआ करती थी ना, इनके पीछे पॉलिटिकल बैक हुआ करती थी। ठीक है। अब जहाँ से कहीं से कोई अपना सियासी पुष्टपनाही इनकी हटा ली जाती थी, या कोई अपना हाथ खींच लेता था ना, तो उसको रगड़ा देने के लिए किसी ना किसी पुलिस अफसर को टारगेट दे दिया जाता था। अब वो चाहे आबा चौधरी ग्रुप होता या अरशद अमीन चौधरी ग्रुप होता। लेकिन अरशद अमीन चौधरी ग्रुप को मैंने देखा है कि ये जो है ना, ये तगड़े ही रहे हैं अपने हिसाब से। इनके पीछे खासकर ना अपना वो जुनेजो का जो दौर हुआ करता, उस दौर में इनको बहुत सियासी बैक हुआ करती थी। इवन के अपना पीएम जो थे और कई मिनिस्टर जो थे, वो दयाल सिंह कॉलेज के हॉस्टल में आके बैठा करते थे अरशद अमीन के पास, और इसको जो भी प्लानिंग या अपनी जो भी सपोर्ट होती थी, उनको जो भी काम लिया करते थे, उसके मतलब कॉलेज में आकर जो था वो डिस्कस किया करते थे, और इसके ज़िम्मे ड्यूटियां लगाया करते थे। तो पुलिस का करैक्टर तो मतलब कि कह लें कि जो पुलिस को इंस्ट्रक्शन मिलनी है पॉलिटिकल शख्सियात की तरफ से या हुकूमती शख्सियात की तरफ से, क्योंकि इनको अरशद अमीन चौधरी वगैरह को तो सपोर्ट गवर्नमेंट की थी उस दौर में, तो वहाँ से जो इंस्ट्रक्शन मिला करती थी वो इस हिसाब से चला करते थे। अब अरशद अमीन ने बहुत से मामला ऐसे भी किए कि अपने मुखालफिन जो एंटी थे, स्टूडेंट्स लीडर हुआ करते थे या एमएसएफ का हिस्सा हुआ करते थे, मुखालफिन थे इसके अरशद अमीन के, उसने इनके ज़रिए, हुकूमती शख्सियात के ज़रिए, पुलिस के लिए उनके पर रेटें भी करवाई, कईयों को गिरफ्तार भी करवाया, और कोशिश भी की कि किसी तरीके से हमारी इनसे जान छूट जाए। तो ये मामला तो शुरू से ही चले आ रहे हैं। स्टार्ट में आपने बात की कि गैंग वार, स्टूडेंट गैंग वार, तो ये स्टूडेंट गैंग वार ही थी, जो ये आपस में पहले इकट्ठे होते थे, एक ही ग्रुप का हिस्सा थे, बाद में फिर इनके दो ग्रुप बन गए, और इन्होंने उस गैंग वार के नतीजे में लाहौर शहर में खून की नदियां भी बहाई, इन्होंने बहुत सारे कत्लो गारत भी हुए, और आपस में एक दूसरे की बहुत सारी दुश्मनियां पड़ी, और बिलाखिर एक टाइम आया कि आबिद चौधरी मर्डर हो गया। फिर उसके बाद अरशद अमीन चौधरी जो था वो जेल भी गया, जेल से फिर बाहर भी आ गया, बाहर आके उसने कई साल तक फिर राज भी किया, हुकूमत भी की, और फिर एक टाइम ये आता है कि इन्हीं लाहौर की सड़कों पर अरशद अमीन चौधरी का भी मर्डर हो जाता है, आरिफ चौधरी भी मारा जाता है, आतिफ चौधरी भी मारा जाता है, असद प्रिंस भी मारा जाता है, कि यानी कि उस दौर के जितने भी ये नामवर बदमाश थे, स्टूडेंट लीडर थे, आज सिर्फ उनका नाम ही रह गया है, और उन्होंने जो जो कुछ किया है वो लोग बातें करते हैं कि फ़लाँ इतना बहादुर था, फ़लाँ ने इतने लोग मारे थे, फ़लाँ की फ़लाँ से दुश्मनी थी। अब सिर्फ वो बातें ही रह गई हैं, अब वो माजी का हिस्सा बन चुके हैं, और उनकी ज़िंदगियां जो हैं वो अल्लाह के हवाले हो चुकी हैं। अगर उनके आप घर वालों के मुतल्लक देखें ना, आज उनकी जो फैमिली, शायद कोई एक या कोई दो लोग होंगे जिनकी फैमिलीज जो पाकिस्तान में नहीं है। असद प्रिंस की फैमिली पाकिस्तान में नहीं है, वो अब्रॉड में है। ठीक है, बाकी जितने भी लोग आप डिस्कस कर लेना, अगर आप उनके इस टाइम हालात देखें ना, तो मतलब कि इंतहाई कसम पुरसी के हालात हैं उनके, और मामला किस तरह से उन्होंने चलाए हैं और अब तक किस तरह से चल रहे हैं, खुदा की पनाह है। आबिद चौधरी, असद प्रिंस, आतिफ चौधरी, अरशद अमीन चौधरी, इनके जब कत्ल हो जाते हैं, ये जब मारे जाते हैं, तो उसके बाद ये जो एमएसएफ और कॉलेजेस पर कंट्रोल था, वो किसके पास आता है? क्या बनता है? देखें, जब ये लोग सब मर जाते हैं ना, इनका वजूद नहीं रहता, उसके बाद जो लड़के होते हैं ना, वो अपनी अपनी दुकानें अलहदा खोल लेते हैं। फिर थोड़ा वक्त जब गुजरता है ना, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो होते हैं ना, वो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो कॉलेज की जो सियासत है ना, तलबा सियासत, उसके ख़ात्मे के लिए उन्होंने कोशिशें शुरू की। उन्होंने कॉलेज में इनका मुकम्मल तंजीमों का जो था ना, वो ख़ात्मा किया, बैन किया, और एमए कॉलेज जैसा, वहाँ पर जब एमए कॉलेज में एमए की क्लासेस शुरू होती हैं ना, मैं तो बल्कि एक दफ़ा मुझे पता नहीं था कि एमए कॉलेज में एमए की क्लासेस शुरू हो गई हैं, और उसको को एजुकेशन कर दिया गया है।
तो मैं उससे पहले ना एमए कॉलेज के हवाले से बड़े वाक़यात मशहूर हुआ करते थे कि किसी की लड़की को उठा के भी ले गए हैं ऐसे वहाँ ये पर। काफ़ी बदनाम भी था। ठीक है, बदनाम था कि हॉस्टल में लड़की को ले गए हैं। बल्कि एक दफ़ा तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, एक वाक़या ये भी आया था कि एक बुज़ुर्ग शख़्स था, उसकी बेटी को उठा के कॉलेज में ले गए थे, वहाँ पे उसके साथ ज़्यादती भी की, कोई वाक़या भी ऐसा पेश आया। तो उसके बाद उसने बड़ी कोशिश की कि उसको इंसाफ़ मिल सके कहीं से, लेकिन उसको इंसाफ़ नहीं मिला। ग़ालिबन शायद उसने पता नहीं सुसाइड कर ली थी बाद में क्या। एक ऐसा वाक़या भी कोई धुंधला-सा मुझे याद है कि उस दौर में ऐसा हुआ था। तो मैं एक दफ़ा वो एमए कॉलेज के आगे से गुजरा, तो अंदर से ना 2-3 लड़कियां मैंने बाहर निकलते देखी। तो मैंने कहा लड़कियों का इसमें एमए कॉलेज में क्या काम है। तो खैर मैं बड़ा कॉन्शियस हुआ। वो खैर मैंने 1-2 दिन बाद किसी से सू ली, पता किया, इन्फॉर्मेशन ली मैंने। तो कहते भाई अब वो एमए की क्लासेस होती हैं, अब वो एमए को एजुकेशन हो गया, वहाँ पे अब लड़कियाँ पढ़ती हैं। तो और बाकायदा उनका यूनिफॉर्म भी उन्होंने बना दिया हुआ है। मैं कहा यार ये तो बड़ा काम है। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने जो था ना, इनको कॉलेजेस में जो तंजीमें थी उनको ख़त्म किया। परवेज़ इलाही के दौर में दोबारा कोशिश की गई कि इन तंजीमों को एक्टिव किया जाए। मोनस इलाही की ख्वाहिश थी ये कि इन तंजीमों को दोबारा एक्टिव किया जाए और इनको अपने हाथ में किया जाए, ताकि गाहे बगाहे माजी की तरह जिस तरह इनको इस्तेमाल किया जाता रहा स्टूडेंट्स को, हम इनको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो डिमांड थी आगे से, डिमांड ये थी कि भी स्टूडेंट्स तंजीमें दोबारा फाल हो जाएंगी। फ़लाँ 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 कॉलेज उनके नाम लिया करते थे। मोनस इलाही को जो पैगाम गया था कि ये कॉलेज हैं, यहाँ पर हमारे लड़के अभी भी मौजूद हैं। बल्कि अभी भी आज भी जो पुराने लड़के चले आ रहे हैं ना, उनकी आगे जो बाकी आते हैं वो कॉलेजेस में मौजूद हैं। वो छोटे मोटे मामला जो हैं वो वहाँ पे कॉलेजेस में रह के अपने सरंजाम दे रहे हैं। मुकम्मल तौर पर ये ख़त्म नहीं हुए। दयाल सिंह कॉलेज आप चले जाएं, वहाँ भी अभी बैठे हुए हैं लड़के, वो भी अपने काम कर रहे हैं वहाँ पर। तो उन मोनस इलाही को जो पैगाम भिजवाया गया ना उनका जी, कि ये लड़के हैं, इनके ये कोई चोर नहीं होगा, कोई डकैत नहीं होगा। उन दिनों चोर डकैत जो होते थे वो भी वारदातें करके किसी से अपना पर्स छीन लिया, किसी से बाली छीन ली, किसी से पैसे छीन लिए, इधर से छीना और साथ ही कॉलेज में घुस गए, या पीछे बैग से हॉस्टल की दीवार से क्रॉस करके हॉस्टल में आ गए। ये वारदातें मामूल की हुआ करती थी उस टाइम। तो उनका जी ये चोर डकैत या इस किस्म के हम ना काम नहीं करेंगे, लेकिन इनके लड़कों के मसाइल होते हैं आज के दौर के हिसाब से कि प्रॉपर्टी के मामला होते हैं। वो उस हवाले से उनको शेल्टर देना पड़ेगा कि उनके जो काम छम होते हैं वो प्रॉपर्टी के काम करते हैं, किसी जगह पे कब्जे पे बिठा दिया ले जाके, कोई जगह किसी की खाली करानी है, तो इस हवाले से उनको शेल्टर भी दिए देंगे हम। और जो पुलिस थी, जो मुकामी पुलिस हुआ करेगी, वहाँ पर उनकी सपोर्ट भी करनी है। तो इस हवाले से मोनस इलाही ने कहा जी अच्छा देखते हैं, सोचते हैं। उन्होंने कहा अब ये मुंडिया ने कब्जा करना है, जे इन्होंने हाथ रख दिता तो इन्होंने बहुत ही अगे निकल जाना। तो वो इस बात के इस वजह से वो इसके लिए वो तैयार नहीं हुए थे, जिसकी वजह से मामला जो है फिर वो खटाई में पड़ गया। चलें, लेकिन शुक्र है, कोशिश अच्छा फैसला था। अच्छा फैसला था, लेकिन कोशिश बड़ी की गई कि इनको तंजीमों को दोबारा फाल किया जाए और इनको दोबारा से जो है वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और आज 2025 में, अब 2026 आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। एमईओ कॉलेज हो, दयाल सिंह कॉलेज हो, अमन है इस टाइम पे। नहीं, अब वहाँ पर इन इदारों में शहबाज शरीफ ने जो काम कर दिया ना इन कॉलेजेस के हवाले से, वो काम किया हुआ है। आप देखें ना जमात इस्लामी पंजाब यूनिवर्सिटी में, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के जो मेरा ख्याल मौजूदा वाइस चांसलर हैं, उन्होंने पीछे किस तरीके से वहाँ से हॉस्टल खाली करवाए हैं। और बिल्कुल ही वहाँ पर अब सिक्योरिटी इस कदर टाइट की गई है और तमाम गेट्स उन्होंने बंद कर दिए हुए हैं। एंट्री और एग्ज़िट गेट जो है उन्होंने मखसूस कर दिए हैं। वहीं से अपना किसी जो एंट्री गेट है वहाँ से आना और एग्ज़िट होना, वहाँ से जाना। उसके अलावा जितने भी चोर दरवाजे थे ना, छोटे छोटे रास्ते थे, वो सब उन्होंने बंद कर दिए हुए हैं। और उन्होंने किया क्या कि जो छुट्टियां आई थी ना, छुट्टियों में जब कॉलेज हॉस्टल खाली होते हैं और वो लोग सारे घरों को गए हुए थे, पीछे उन्होंने क्या किया, पुलिस को लिया साथ और हॉस्टल में सारा ऑपरेशन किया। उन्होंने लिस्टों के मुताबिक देखा कि कौन कौन से लड़के जिनको हॉस्टल अलॉट किए गए हैं उनको अपना वेरीफाई किया उन्होंने। और जब छुट्टियों से वापस आते हैं तो जिनके नाम हॉस्टल थे सिर्फ उनको दाखिले की वहाँ पे इजाज़त थी और जितने भी गैर मुतलका लोग थे उनको अंदर जाने नहीं दिया। और अगर कोई गए हैं, किसी ने बदमाशी की है, तो उसको फौरी तौर पे एफआईआर दर्ज करवा के पुलिस के काबू भी करवाया। एक चीज़ और, जो हॉस्टल थे ना, हॉस्टल से सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिलें मिली थी वहाँ से और वो सारी मोटरसाइकिलें चोरी की थी, छीनी गई थी वहाँ से।
हॉस्टलों से उठा के वो सारी मोटरसाइकिलें निकलवा के पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रीमिसेस में रखी गई। मेरा ख्याल शायद अभी भी वहाँ मौजूद हैं। इससे पहले भी एक दफ़ा सैकड़ों की तादाद में ऐसे ही हॉस्टल से मोटरसाइकिलें निकाल के पुलिस के हैंड ओवर की गई थी, और अभी भी कई मोटरसाइकिलें हैं जो कि वहाँ पर खड़ी हुई हैं हॉस्टल्स में। ये लड़के किया क्या करते थे, जो दूसरे शहरों से, दूसरे सूबों से आए हुए करते थे ना, वो क्या करते थे कि वो बाहर निकलना, उन्होंने यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द जो एरिया थे वहाँ से किसी की मोटरसाइकिल छीननी, किसी से पैसे छीनने, मोबाइल छीनना, डकैती करनी, और किसी भी गेट से, किसी भी रास्ते से यूनिवर्सिटी की प्रीमिसेस में आ जाना और मोटरसाइकिल को ले जाके हॉस्टल में खड़ी कर देना। यूनिवर्सिटी के अंदर ही वो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करनी, उन्होंने बाहर लेकर जाते नहीं थे। अब वहाँ पर कितनी ही मोटरसाइकिलें खड़ी थी। अब उनको, यूनिवर्सिटी वालों को अंदाज़ा तो होता था कि हो क्या रहा है, लेकिन वो बेबस हुआ करते थे। लेकिन जो ये वाइस चांसलर आए हैं, इन्होंने एक अपनी स्ट्रेटजी बनाई है और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने यूनिवर्सिटी को जो था इन इस किस्म के अनासर से पाक करवाया उन्होंने। और अब वहाँ पर मेरा ख्याल है कि अगर आम रूटीन में कोई बंदा जाता है तो वो चेकिंग के बगैर या शनाख्त के बगैर ऐसे ही है। यूनिवर्सिटी जा नहीं सकता। तो इसी तरह शहबाज शरीफ ने भी कॉलेजेस का जो निज़ाम था उसको इसी तरह से उसने साफ़ किया और सख्ती दिखाई और कार्रवाइयाँ की, पुलिस को एक्टिव किया, और वहाँ पर जो प्रिंसिपल्स थे और जो इंतज़ामिया कॉलेज की थी उनको बाख्तियार बनाया, और वो अपने अपने मामलात कॉलेजेस के आज भी अच्छे तरीके से चला रहे हैं।